यूएन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इजराइल के लिए यह बहुत बुरी खबर है। वो जो ब्लैक लिस्ट है उसमें अभी तक कांगो, माली जैसे देश या फिर आईएसआईएस, बोको हराम जैसे संगठन थे, लेकिन अब इजराइल यूएन की ब्लैक लिस्ट में आ गया है। साथ में हिजबुल्लाह के साथ उसकी लड़ाई बहुत तेज हो गई है और अमेरिका ने, खासतौर पर जो बाइडेन ने यह समझाने की कोशिश की है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ जंग तेज ना हो, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह के साथ जंग तेज होती है तो फिर वर्ल्ड वार को शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। उधर हूथी भी कहीं से कंट्रोल में नहीं आ रहा है और नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए लगातार अब स्कूलों पे हमला कर रहा है। ये खबरें और इसके साथ और भी बहुत सारी खबरें होंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई ढेर सारी खबरें, नए अपडेट्स लेकर आपके सामने। लेकिन पहले एक बिल्कुल अलग तरह का वीडियो। इस वीडियो में आप जिस महिला को देख रहे हैं वो हैं सारा कार्ड्स। सारा कार्ड्स एक फ्रेंच हैं और यहूदी हैं और लंबे समय तक गजा के अंदर रही हैं। वो बता रही हैं कि गजा को लेकर दुनिया भर में जो झूठ फैलाया जा रहा है कि वहां कट्टरता है, बाकी सारी चीजें हैं, वो बिल्कुल झूठ है। उनका कहना है कि वो जब गजा में रहती थी तो सबको पता था कि वो यहूदी हैं, लेकिन उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। यही नहीं, गजा में रहते हुए भी वो वैसे ही रहती थी जैसे फ्रांस में रहती हैं, यानी अपना सिर नहीं ढकती थी और कभी इसके लिए उनको नहीं रोका गया। उनका कहना है कि गजा के अंदर हर तरह के विचारधारा के लोग थे, एक बहुत खूबसूरत समाज था, बहुत शांति से एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहते थे लोग। लेकिन इजराइल लगातार अपना दबाव बनाता रहता था, लगातार परेशान करता रहता था, वहां के युवाओं को गिरफ्तार करता रहता था, जिसकी वजह से यह सारा कुछ हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही हैं सारा कार्ड्स, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो फ्रेंच हैं, फ्रांस की रहने वाली हैं और साथ में यहूदी हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना सारा झूठ फैलाया गया है गजा को लेकर, वहां की राजनीति को लेकर, वहां के लोगों को लेकर दुनिया भर में। लेकिन अब वो झूठ पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है और इजराइल की हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। हां, फलस्तीनियों के अंदर एक गुण जरूर है। आपने पिछले 70-75 सालों से उनको जितना परेशान किया है, कभी यहां से वहां भगाया, वहां से यहां भगाया, इस बार फलस्तीनियों ने बिल्कुल यह तय कर लिया है कि अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाना है। इसीलिए आपने उनकी मस्जिदें तोड़ दी। आज कंडीशन यह है कि गजा के अंदर शायद ही कोई मस्जिद बची हो, सारे हॉस्पिटल तोड़ दिए, स्कूलों पे बम गिराए जा रहे हैं। लेकिन अपनी जिद में, इस जिद में कि अपनी जमीन नहीं छोड़ना है, गजा के लोग टूटी फूटी मस्जिदों के बगल में खड़े होकर नमाज कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि तुम चाहे जितनी भी बर्बादी कर दो, जितना भी नेस्तनाबूद कर दो हमारी मस्जिदों को, हमारे घरों को, हमारे स्कूलों को, लेकिन हम ये ज़मीन नहीं छोड़ने वाले। और उनकी ये कोशिशें अब रंग लाती दिख रही हैं। पूरी दुनिया में जितना विरोध हुआ है और लगातार हो रहा है, वो मैं आपको लगातार बताता रहा हूं। बीच में इलेक्शन का टाइम था तो ज़रूर कुछ दिनों तक मैंने अपडेट नहीं दी, लेकिन मैं लगातार आपको बताता रहा हूं कि सारी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हो, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ हो, स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ हो, हर जगह इस तरह का प्रतिरोध हुआ है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस तरह के प्रतिरोध हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप जानते हैं कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने केस किया था और साउथ अफ्रीका के केस पर अभी जो फैसला आया था उसमें रफा में तुरंत हमला रोक देने की बात थी। लेकिन हमला रोकने की जगह इजराइल ने हमला और तेज कर दिया। कंडीशन यह है कि यूएनआरडब्ल्यूए से जुड़े हुए स्कूलों पर लगातार हमला हो रहा है, दीगर स्कूलों पर भी हमला हो रहा है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। अब इसका असर यह हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस एक लिस्ट बनाता है, ऐसे मुल्कों और संगठनों की लिस्ट बनाता है जो बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं, जो बच्चों के साथ जुल्म करते हैं। ऐसे संगठनों और ऐसे देशों की एक ब्लैक लिस्ट होती है। उस ब्लैक लिस्ट में अभी तक जो मुल्क है, मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान है, कांगो है, माली है और इस तरह के मुल्क हैं। और जो संगठन है वो है आईएसआईएस, बोको हराम और इस तरह के संगठन। अब इजराइल उसका हिस्सा हो गया है।
यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को एक ऐसे मुल्क का दर्जा दिया है जो छोटे बच्चों के साथ, जो मासूमों के साथ दरिंदगी करता है। इसके मानी क्या हैं यह समझना बहुत जरूरी है। इसके मानी ये हैं कि पहले से ही दुनिया में अलग थलग पड़ गया इजराइल, अब और ज्यादा अलग थलग पड़ने वाला है। हथियारों के जो सप्लायर हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे अगर उसको हथियारों की सप्लाई करता है। इजराइल लगातार कमजोर होता जा रहा है। और अगर हारीज की बात माने, हारीज वहां का बहुत जाना माना अखबार है। वहां जो थोड़े ऐसे लोग हैं जो सेन दिमाग के लोग हैं, जिनका दिमाग अभी गंदगी से पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है, ऐसे लोगों का अखबार है हारीज। और हारीज कहता है कि अगर इजराइल इस तरह की ही ब्रुटैलिटी करता रहा, इस तरह की ही दरिंदगी करता रहा, इस तरह की क्रूरता लगातार करता रहा, तो दुनिया भर में अकेला तो वो पड़ ही चुका है, बहुत जल्दी इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा, ज़ायनिज्म का वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात अगर कोई और कहता तो शायद एक बार आप कहते कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन ये बात इजराइल का अपना अखबार हारीज कह रहा है। और वो भी किसी एक आदमी की ओपिनियन नहीं है, ये एडिटोरियल है, संपादकीय है, जिसमें कहा गया है कि अगर इजराइल यही हरकतें करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इजराइल दुनिया की धरती से खत्म हो जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। कुछ पत्रकारों ने तो इतना तक कहा है कि 2029 आते आते इजराइल का नामो निशान खत्म हो सकता है। और इसकी ढेर सारी वजूहात हैं, इसके ढेर सारे कारण हैं। इजराइल दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो ओरिजिनल मुल्क नहीं है, जो दूसरों की जमीन कब्जा करके बनाया हुआ है। फलस्तीन की जमीन कब्जा करके वो मुल्क बनाया गया है, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने हमेशा उसका साथ दिया है। अब इजराइल के दिमाग इतने खराब हो गए हैं, अब इजराइल दरिंदगी की उस हद तक पहुंच गया है जहां अमेरिका और ब्रिटेन के लिए भी उसका साथ देना मुमकिन नहीं है। अमेरिका की तो हालत यह है कि बाइडेन की कुर्सी खतरे में है। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स छपी हैं जो बताती हैं कि इजराइल के चलते अमेरिका में उसकी पॉपुलैरिटी लगातार कम हो रही है, ट्रंप लगातार मजबूत होता जा रहा है। और अगर लगातार ऐसा ही चलता रहा तो शायद नवंबर के चुनाव में बाइडेन के लिए जीतना आसान तो क्या नामुमकिन जैसा हो जाएगा। यही वजह है कि लगातार बाइडेन चाहता है कि वहां पर सीज फायर हो जाए। 2 जून को बाइडेन ने एक प्रस्ताव दिया सीज फायर का, और वो एक ऐसा प्रस्ताव था जिससे बाइडेन को उम्मीद थी कि सीज फायर हो जाएगा। 3 स्टेज में पूरा सीज फायर होना था, जिसमें युद्ध को भी पूरी तरह से रुक जाना था और जो होस्टेज थे उनकी अदला बदली हो जानी थी। हमास ने तुरंत कहा कि हम सीज फायर के साथ चलने को तैयार हैं, हम सीज फायर मानने को तैयार हैं। इसके पहले भी हमास कई बार सीज फायर मान चुका है, लेकिन हर बार की तरह नेतन्याहू पीछे हट गया और अब तो उसका यह कहना है कि होस्टेज वापस मिले या ना मिले, जंग जारी रहेगी। जाहिर सी बात है कि नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है। जब तक जंग जारी रहेगी तभी तक उसकी कुर्सी बची रहेगी, इसलिए वो हर हाल में जंग करना चाहता है। लेकिन जंग वो सिर्फ हमास से करना चाहता था, हिजबुल्लाह और हूती ने उसकी नाक में दम किया हुआ है। नार्दर्न जो बॉर्डर है उसका, जो हिजबुल्लाह के साथ लगता है, वहां पर लगातार जंग तेज होती जा रही है। हिजबुल्लाह अपने हमले लगातार बढ़ाते जा रहा है। और इजराइल से अब यह कहा जा रहा है कि हम हिजबुल्लाह के साथ भी जंग को तैयार हैं। बाइडेन बिल्कुल नहीं चाहता है कि इस तरह की कोई जंग हो। अगर इस तरह की जंग होती है, अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ जाता है इजराइल ऑल आउट वार के लिए, तो एक तो मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि वहां की अपनी रिपोर्ट कहती है कि इस बार लेबनान नहीं, इस बार इजराइल तबाह हो जाएगा। और दूसरी बात कि वहां से जंग का मतलब है कि ईरान जंग में शामिल होगा, बाकी मुल्क जंग में शामिल होंगे। और यह जंग अगर यूक्रेन वाली जंग को मिला दें तो यह जंग निश्चित रूप से वर्ल्ड वार में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है, जो बाइडेन इस समय नहीं चाहता है। बाइडेन खुद भी लगातार कह रहा है इजराइल को कि यह जंग नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल करो। और ब्लिंकन को भेजा भी है उसने कि वहां जाके बात करे कि हमास के साथ समझौता हो और हिजबुल्लाह के साथ जंग रुके। लेकिन नेतन्याहू जानता है कि अगर ये जंगें रुक गई तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। उसके अपने वॉर कैबिनेट में विद्रोह हो रहा है, लगातार इजराइल में प्रदर्शन चल रहे हैं और नेतन्याहू की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बची हुई है क्योंकि जंग चल रही है। जिस दिन जंग रुकी, नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी और वो इतिहास के कूड़ेदान में हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया जाएगा। अमेरिका की मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है। मैंने आपको बताया कि UNRWA के स्कूलों पर लगातार हमला हो रहा है। वहां के बच्चे जो इन स्कूलों में छुपे हुए लोग हैं और बच्चे हैं, उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं। और कोड़ में खाज आप ये कहिए कि वहां जो हथियार मिल रहे हैं,
जिन हथियारों से यह सारा कुछ हो रहा है वो अमेरिका के भेजे हुए हथियार हैं, जिसको लेकर अमेरिका के लोगों में बहुत गुस्सा है कि यहां जो इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है, उस पर खर्च करने के लिए आप पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन इजराइल को लगातार आप पैसा दे रहे हैं। और अब इनकी पार्टी के जो फंडर्स हैं, जो इनको फंड देते रहे हैं, उन्होंने भी धमकी दी है कि अगर यह चलता रहा तो हम फंडिंग रोक देंगे। तो बाइडेन का गला चारों तरफ से फंसा हुआ है। एक के बाद एक सबूत आ रहे हैं कि अमेरिका इस पूरे जेनोसाइड में शामिल है और दक्षिण अफ्रीका ने धमकी दी है कि इजराइल के बाद वो अमेरिका के ऊपर केस करेगा। हालांकि अमेरिका आईसीसी और आईसीजे के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वो इजराइल के नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ बाकायदा वारंट जारी करने वाला है। तो अमेरिका ये तो बार बार कह रहा है कि आईसीजे को ऐसा नहीं करना चाहिए, आईसीजे को इसका हक नहीं है, आईसीसी को इसका हक नहीं है, लेकिन वो जानता है कि यूएन के ये संगठन हैं, ठीक है वो फंडिंग बंद कर सकता है, लेकिन ऐसे में दुनिया के दूसरे मुल्कों का गुस्सा पैदा हो सकता है और अमेरिका के अंदर भी ये गुस्सा पैदा हो सकता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्पेन ने फलस्तीन को मान्यता दे दी है। यूरोप के मुल्कों में अब यह काम शुरू हो गया है और अब दुनिया के ज्यादातर मुल्क फलस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। लेकिन स्पेन यहीं पे नहीं रुका, स्पेन यहां से आगे बढ़ा और अब आईसीजे के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, वो साउथ अफ्रीका के साथ जाने वाला है। और इसके आगे का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। यह वीडियो है जेनेवा का। जेनेवा में यूएन की मीटिंग चल रही थी, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की। जो ही इजराइल का प्रतिनिधि वहां पर खड़ा होकर बोलना शुरू करता है, त्यों ही सारे के सारे दूसरे मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो छोड़कर हॉल से बाहर निकल आते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, आईसीसी, इन सब के कहने के बावजूद इजराइल ने इनकी बात नहीं मानी है, जंग जारी रखी है। तो जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में और यहां तक कि अरब मुल्कों के बीच भी इजराइल के लिए थोड़ा बहुत समर्थन था, वो खत्म हो रहा है। आप जानते हैं कि एर्दोगन ने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं इजराइल के साथ। अमेरिका बहुत चाहता है कि यूएई और इजराइल के बीच में रिश्ता अच्छा हो जाए, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में रिश्ता अच्छा हो जाए, लेकिन यह रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है। और अब तो उन कंट्रीज में भी लोग सड़क पर आ रहे हैं और बाकायदा जुलूस निकाल रहे हैं। जिन कंट्रीज के जो सरपरस्त हैं, जिन कंट्रीज के जो बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, वो अमेरिका के साथ हमेशा रहते हैं। तो अरब वर्ल्ड के अंदर हुक्मरान भले अभी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जनता लगातार ये दिखा रही है कि वो फलस्तीन के साथ खड़ी है और ये उन हुक्मरानों के लिए भी खतरे की घंटी है। यूनाइटेड नेशंस में आप जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के पास, अमेरिका के पास वीटो पावर है, लेकिन ये वीटो पावर रशिया और चाइना के पास भी है। रशिया और चाइना लगातार अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अगर तुम ऐसे ही अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते रहोगे तो कल को तुम्हारे लिए भी कोई प्रपोजल आएगा तो हम वीटो पावर इस्तेमाल कर लेंगे। उनका कहना है कि अमेरिका को भी सबके साथ आना चाहिए, इजराइल को पनिश करना चाहिए, यह जंग रुकवानी चाहिए। और अगर आईसीजे ऐसा वारंट जारी करता है जिसकी पूरी संभावना है, तो इस वारंट को लागू करवाना चाहिए। यानी नेतन्याहू यूएन से जुड़े हुए किसी भी मुल्क में अगर आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। और अब आप जानते हैं कि रशिया और चाइना अगर साथ मिला दें तो अमेरिका से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। चाइना की अगर मैं बात करूं तो खाड़ी के अंदर, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे बाकी कंट्रीज हो, अगर इस समय आप जाएंगे तो वहां चाइना का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना ढेर सारी फंडिंग कर रहा है, वहां पे अस्पताल खुलवा रहा है, वहां पर स्टेडियम बनवा रहा है, हॉस्पिटल बनवा रहा है, ढेर सारा अपना निवेश उसने किया हुआ है। खाड़ी के देशों में तो उसके असरात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अमेरिका के लिए लगातार इजराइल के साथ खड़ा रहना बेहद खतरनाक हो सकता है, खतरे की घंटी हो सकता है उसके अपने वजूद के लिए। इधर ट्रेड पूरा का पूरा डिस्टर्ब है। हूथी आज 6 महीने हो गए लगातार रेड सी पर नजर बनाए हुए है, रेड सी पर हमले कर रहा है। अभी खबर आई है, जब मैं ये वीडियो करने वाला था उसके थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, खबर अभी आई है कि उसने 2 जहाजों पर और हमला किया है और वो जहाजें वहीं पर रुक गई हैं, वहां से आगे नहीं जा पा रही हैं। लगातार हमलों की वजह से पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर असर पड़ रहा है और खाड़ी में अमेरिका की जो जिद है इजराइल के साथ खड़े रहने की,
की, वो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि कई बार बहुत दुख होता है कि जहां अमेरिका के हथियार मिल रहे थे वहां हिंदुस्तानी हथियार भी मिले हैं। हिंदुस्तान ने जिस तरह से इजराइल को हथियार दिया है वो हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बायस शर्मिंदगी है, लेकिन क्या किया जा सकता है। खैर, एक बात तो बहुत साफ है कि इजराइल लगातार जो अपनी दरिंदगी करता रहा 70 साल तक, वो दुनिया के निगाहों से छिपी रही। इस बार हमारे आपकी वजह से, ढेर सारे सोशल मीडिया की वजह से ये गंदगी सारी जगह पहुंच गई है। सब समझ गए हैं कि इजराइल किस तरह का मुल्क है। आज हालत यह है कि अमेरिका भी इजराइल से कह रहा है कि वहां पर इंटरनेशनल जो न्यूज वाले लोग होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो होती है, उसको अलाउ किया जाए ताकि दुनिया देख सके कि वहां असल में क्या हो रहा है। लेकिन इजराइल ऐसा करने को तैयार नहीं है। बिना इंटरनेशनल मीडिया के तो इतनी सारी चीजें बाहर आ जा रही हैं। जिस दिन इंटरनेशनल मीडिया वहां पहुंच जाएगा उस दिन तो जाने क्या क्या बाहर आएगा और सारी दुनिया में इजराइल की थू थू होगी। इसी वजह से नेतन्याहू अभी तक इंटरनेशनल मीडिया को वहां जाने नहीं दे रहा है, लेकिन यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। जिस तरह से सारी दुनिया में वो अकेला पड़ा है, जिस तरह से यूएन, चाहे आईसीसी हो, चाहे आईसीजे हो, चाहे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो, हर जगह वो लगातार अकेला पड़ता जा रहा है। बच रहा है तो सिर्फ अमेरिका की वजह से। उसमें यह बहुत साफ है कि अमेरिका भी बहुत दिनों तक उसको बचा नहीं पाएगा। ये जंग फ़लस्तीन को जितना भी नुकसान पहुंचा ले, लेकिन अंततः फ़लस्तीन को उसकी आज़ादी की ओर ले जाएगी। और इजराइल अगर इन्हीं हरकतों पर आमादा रहा तो उसको उसकी तबाही की ओर ले जाएगी। आज के लिए इतना ही। जैसे जैसे चीजें आगे आएंगी लगातार मैं अपडेट देता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। ये 3 रुपए रोज से भी कम की मेंबरशिप हमें बहुत ताकत देती है। साथ में अगर आप और किसी तरह से हमारी मदद करना चाहते हैं तो जो पिन कमेंट है या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसको देख सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को दूर तक पहुंचाना तो आपकी जिम्मेदारी है ही। आप साथ आएंगे, आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।